हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सचिवालय सहायक के लिए ये टेस्ट जो आपका सीरीज चल रहा है, इसका आज टेस्ट नंबर जो है 15 का पार्ट नंबर का है तो दूसरा। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा चलाया जाता है ऑफलाइन, जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम लोग आज पार्ट नंबर दूसरा देखेंगे। एक्चुअली पार्ट नंबर आपको पहला करवा दिए थे, तो दूसरा का जो स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ना मतलब थोड़ा अंधेरा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्व के लिए कौन सा जो है कथन सत्य है। तो देखिए जो आपका 14वां नंबर के जो समूह के या ग्रुप के जो तत्व होता है तो कौन कौन हो जाएगा। तो जैसे कि आपका कार्बन फैमिली के तत्व हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। इसी तरह से आप एक बार पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अगर तो नीचे की तरफ आप आएंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि कार्बन के लिए कितना होता है तो 6 होता है, तो इसको हम 2 और 4 के फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन जब हम इसको एस और पी के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1s², और उसके बाद कितना हो जाएगा 2s यानी कि 2s2 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 2p2 हो जाएगा। तो ये 6 खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम कार्बन के बाद सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 14 के लिए कैसे लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p, और 2p यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना आगे बढ़ेगा इधर मतलब 3s2 हो जाएगा, और उसके बाद 3p2 हो जाएगा। मतलब अब इसके पास 2 ही बच गया, तो p के पावर 2 ही, मतलब p के साथ अब यहाँ पे 2 ही बचा। तो देखिए आप यहाँ पे देखिएगा ना कि इसका तो पूरा का पूरा फुलफिल हो गया, ये लास्ट में कितना बच गया तो 2 बच गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसका फुलफिल हो गया, अब ये लास्ट में 2 बच गया। तो यहाँ पे जब देखिएगा ना तो इस मतलब तीसरे नंबर ऑर्बिट में जब शुरू हुआ, जहाँ से तीसरे नंबर ऑर्बिट, तो इसमें आपका जैसे कि s भी आ रहा है और p भी आ रहा है। तो यहाँ पे जब दूसरा नंबर शुरू हुआ था सिर्फ p ही आ रहा था, लेकिन यहाँ जब तीसरा नंबर शुरू हुआ तो इसमें दोनों आ गया, p और s दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखिए कि इसका जो ऑक्सीकरण जो नंबर है तो 2 है, लेकिन नीचे वाले में आप क्या देखिए कि यहाँ पे मतलब जैसे कि 4 हो गया, 2s का हो गया और 2p का भी हो गया। तब मतलब इसका जो 14 समूह है या ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करेगा 2 से लेकर के, और कहाँ 2 से लेकर के और 4 के बीच में जो है ये आपका वैरी करेगा। तो ये आंसर कहाँ पे हम आपको नीचे ऑप्शन में दिखाते हैं। देखिए ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि मतलब 2 से लेकर के और 4 के बीच में प्रदर्शित करेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 14 समूह के तत्व होगा उसका। ठीक है, तो आप एक बार समझने का प्रयास किए होइएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि में जो यानी कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब कौन सा होता है जो यानी कि उत्प्रेरक या कैटलिस्ट होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि अमोनिया जो बनता है, अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, तो हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़, जैसे कि ये जो बनता है अमोनिया, तो ये आपका नाइट्रोजन और प्लस में हाइड्रोजन के मिक्सअप से बनता है अमोनिया, यानी कि NH3 बनता है। अब इक्वेशन बैलेंसिंग तो आप कर ही लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 कर दी, यहाँ पे 2 कर दी, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ बनता है यहाँ पे जो है किसका, तो लोहे का चूर्ण के मतलब इस्तेमाल से ये चीज़ें बनता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। कह रहा है कि जब यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या यानी कि निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होता है। तो इसमें प्रकाश के कौन से घटना होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे कि देखिए ना कि आप देखिए कि बहुत सारा कण बिखरा हुआ रहता है, जैसे कि छोटे से छेद से अगर घर के अंदर रोशनी आता है तो वहाँ पे आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेगा कि अगर कण जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है डस्ट के, उसके ऊपर अगर वो लाइट पड़ता है ना तो वो स्कैटर होने लगता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्कैटर होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन ए में है कि यानी कि प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए रिफ्लेक्शन होने के लिए एक ही माध्यम का होना आवश्यक है, इसमें 2 माध्यम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में फिर चला गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन जब मान लीजिए कि माध्यम चेंज कर ले, मान लीजिए कि इस माध्यम से आया, ठीक है, और नॉर्मल के साथ ये मान लीजिए कि थोड़ा या तो इधर चला गया या इधर आ गया, किधरों चला गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब माध्यम चेंज हो जाता है तो रिफ्लेक्शन, एक ही माध्यम में होता है तो रिफ्लेक्शन। और जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं
इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका क्षमता जो होता है क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ कौन सा लेंस, अवतल। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव अगर मतलब इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो क्षमता भी पॉजिटिव होगा। क्षमता मतलब क्या, पावर, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है ये 1/f। और जब यही अगर पॉजिटिव होगा तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा, मान लीजिए कि ये अगर नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यही होता है अवतल लेंस में जो होता है ये चीज़ें, फोकस दूरी नेगेटिव होता है तब पावर भी नेगेटिव हो जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखिए 1 माइक्रोन में आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, सही है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ये भी सही है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है कि 1 फेमटो बराबर कितना होता है, 10⁻18 दिया, गलत है। 1 फेमटो बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक जो है अवशोषण कहाँ होता है। तो देखिए भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भी खास करके कहाँ पे होता है, तो इलियम होता है। ये सबसे इलियम जो होता है ना, छोटी आंत का 3 गो पार्ट होता है, उसमें इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है और यही सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। छोटी आंत का 3 गो पार्ट कौन होता है, तो एक तो आपका ड्यूडेनम होता है, एक आपका ज्यूजेनम होता है और उसके बाद इलियम होता है। तो इस तीनों पार्ट को आपको याद रखना, जिसमें सबसे लंबा जो होता है ज्यूजेनम यानी कि इलियम होता है सबसे लंबा, और इसी इलियम में जो है आपका भोजन सबसे अधिक पचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। जल का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत में होता है, और इसका भी 3 गो पार्ट होता है, यानी कि कैकियम होता है और उसके बाद कोलोन होता है और उसके बाद रेक्टम होता है। ठीक है, तो 3 गो पार्ट जो होता है बड़ी आंत का भी होता है। हम ऑप्शन बी की बात करें, जहाँ पे आपका आमाशय के बारे में बात करें, तो यहाँ से यानी कि पेट से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 का है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि अप राइट होता है ऊर्जा का पिरामिड। जबकि अगर बायोमास का पूछे तो बायोमास का पिरामिड जो होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। 90% केस में एग्जाम में आपका यही पूछा जाता है, ऊर्जा का पिरामिड ही तो ये सीधा होता है, अगर बायोमास का पूछ ले तो उल्टा होता है। ये ऊर्जा के ही मतलब इसी ट्रेंगल के बारे में जो 10% का नियम दिया था वो लैंडमान के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि 10% का नियम ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर जितना एनर्जी था ना वो 10% एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर कोई मछली खाता है तो मछली के अंदर अगर 100% एनर्जी है ना, तो जो खाया उसके अंदर 10% ट्रांसफ़र हो गया। तो यही बात इसमें कहा जाता है। अगला देखिए, ये लैंडमान के द्वारा ये नियम दिया गया था 10% का नियम। अगला देखिए, अगला जो आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सफ़ेद क्रिस्टल ठोस जो चीनी की तुलना में कितना, तो 550 गुना जो है अधिक मीठा होता है। इसका जो मतलब उपयोग है मधुमेह के रोगी करते हैं, मतलब डायबिटीज जिसको हो जाता है वो इसका उपयोग कर सकते हैं मीठे के स्वाद के लिए, क्योंकि वो चीनी तो नहीं खा सकते लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जनरली जब इतना ज़्यादा गुना मीठा होता है तो ये स्वाभाविक है, ये कोई प्राकृतिक चीज़ तो नहीं हो सकता है, मतलब इसको केमिकली तैयार किया जाता है। और इसका नाम क्या है, तो सैक्रिन इसका नाम है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सैक्रिन इसका नाम है। ठीक है, केमिकली तैयार किया था। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राई यानी कि और पॉलीसेक्राइड, ये चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। तब मोनोसेक्राइड के अंदर आपका 3 चीज आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड के। डाइसेक्राइड की बात करें तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, यहाँ पे ग्लैक्टोज गलती से लिखा गया, इसको काट दीजिए। ठीक है, सुक्रोज हो जाएगा, लैक्टोज और माल्टोज होता है डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की बात करें तो जैसे कि आपका स्टार्च और यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सब कैसे होता है, तो पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तीनों को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कह रहा है कि एक्वा रिजिया किसका मिश्रण है। तो देखिए एक्वा रिजिया जो आपका मिश्रण है, मतलब जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये मिश्रण होता है, जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट मिला रहता है और नाइट्रिक एसिड का आपका 1 पार्ट मिला रहता है। तो इसी दोनों को मिला करके एक्वा रिजिया तैयार किया जाता है, और इसमें आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब जो मतलब जितना भी ये सब चीज़ें होता है ये सब इसमें गल सकता है। दोस्तों PDF का थोड़ा लाइट डिम है, आपने मोबाइल का लाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा से दिख जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। कह रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ किसका होता है। तो हम एक बार पूरे के देख लेते हैं कि मतलब क्या है, उसके बाद आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए आप इस लाइन को याद रखिए अच्छे से। ये वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पे लिखे, जैसे कि सबसे कम आपका गामा का होता है, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद यूवी का, फिर विजुअल का होता है, फिर आपका इंफ्रारेड का होता है, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का होता है। मतलब सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो आपका किसका होता है, रेडियो वेव का। सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होता है किसका होता है, रेडियो वेव का। उससे कम माइक्रोवेव का, उससे कम जो होता है आपका मतलब इंफ्रारेड का, फिर उससे कम विजुअल का, उससे कम क्या होता है तो यूवी का, उससे कम एक्स का, और सबसे कम गामा का होता है। तो सबसे कम पूछा था तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गामा का जो होता है मतलब वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब जो भी वेवलेंथ है यहाँ पे सब आने की सभी के सभी यहाँ पे मतलब विद्युत चुंबकीय है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो होता है ये नहीं होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है कि यानी कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। और आयन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जहाँ भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इसके मतलब वहाँ आयन प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी कि जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसका कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जबकि जो भी पेड़ पौधा उसका जो मतलब कोशिका भित्ति होता है सेलुलेज का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेपिड है, ठीक है। लेपिड जो होता है मतलब क्या, एक वसा है। इसको पचाने के लिए यानी कि लाइपेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लेपिड को जो वसा है शरीर में उसको पचाने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अल्फा एमाइलेज नामक कार्बोहाइड्रेट यानी कि एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। मतलब जैसे कि जीवाणु और कवक दोनों का जो कोशिका भित्ति होता है किसका, तो काइटिन का बना होता है। अगला देखिए, अगला आपका दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर ये चीज़ सुधार चाहिए। तो देखिए हम कोशिश करते हैं सुधार करने का। वो बोले थे कि मतलब जैसे कि इस साइड जो ऑप्शन है ना उसका एक्सप्लेनेशन इधर लिखने के लिए, इस साइड है उसका इधर। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों, ये अभी आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये पीडीएफ में एक्चुअली ना मतलब आधे पीडीएफ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वहाँ पर बहुत कम स्पेस रहता है, बहुत छोटा लिखते लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा यहाँ पर दिख जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब जैसे कि आपको अच्छा लगे। अगर और भी आपको कोई सुधार चाहिए तो भी आप बताइएगा, ठीक है। उसको भी हम करेंगे क्योंकि आप ही के लिए बना रहे हैं, तो आपको जो सुधार चाहिए वो जरूर बताइएगा। देखिए आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में मुक्त होती है। तो जैसे कि अगर बायोमास को अगर आप जलाते हैं ना तो उससे जो है मीथेन गैस जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए। बायोमास कहने का क्या मतलब, जैसे कि गोबर से जो भी गैस निकला मतलब इस टाइप के जो गैस निकलता है ना उसको हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो उससे मीथेन गैस सबसे ज़्यादा निकलता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें ना तो ये मतलब जैसे गाड़ी से सबसे ज़्यादा निकलता है। लेकिन कब निकलता है ये, तो जैसे कि ईंधन का अगर सही से कंबसन नहीं होता है कंबसन चेम्बर में, तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो कोई भी ऊर्जा हो उसका एसआई मात्रा का आपका जूल ही होना है, वाट आपका पावर का होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन जो होता है चार्जर जो होता है कैसा होता है। तो देखिए मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है, क्योंकि देखिए बिजली जो आता है घर में वो 220 वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट तो मोबाइल को नहीं चाहिए ना, उसको कम करना पड़ता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है चार्जर में, लेकिन वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है इसमें, ताकि वोल्टेज को डाउन करके आपके मोबाइल के बैटरी तक वो पहुँचाए। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में आपका एक तो एसिटिलीन यानी कि C2H2 का प्रयोग किया जाता है और दूसरा किसका, तो ऑक्सीजन। इस दोनों का मिक्सचर से ही गैस वेल्डिंग होता है। आप रोड पे देखिए हुए कहीं कहीं करते रहते हैं वेल्डिंग वाले, ऐसे छोटा मोटा दुकान लगा करके। और एक चीज़ आप याद रखिए कि जैसे कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है ना कैसा होता है, ब्लैक होता है। और एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है मैरून कलर का होता है, कैसा, मैरून कलर का। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 58 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की
पांचवें आवर्त में कुल जो है तत्व की संख्या कितना है। तो देखिए जो पांचवें आवर्त में हम यहाँ पे सभी आवर्त लिखे हैं। देखिए जब पहले आवर्त में आपका 2 होगा, दूसरे में कितना हो जाएगा, एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे ऐसे आवर्त होता है 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर 18 होगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम ऐसे लिख दिए। तब पहले में आपका 2, दूसरे में कितना 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18 और पाँचवें में भी कितना होगा 18 ही तत्व होगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट है, इसको हम सही करते हैं। आप देखिए 59 नंबर क्वेश्चन जो है स्मॉग होगा यहाँ पे, ठीक है। स्मॉग, देखिए स्मोक अलग चीज़ होता है और स्मॉग अलग चीज़ होता है। हम बताते हैं आपको कैसे बनता है। ये स्मॉग के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि यानी कि एक गैस के साथ जो है तरल मिश्रण होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। अब देखिए ये बनता है कैसे, जैसे कि मान लीजिए खास करके अगर दिल्ली साइड में अगर कभी आप गए होइएगा ना तो देखिएगा वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि जिधर थोड़ा सा मतलब खेत की तरफ जाइएगा ना तो उधर की तरफ मतलब थोड़ा सा कोहरा टाइप के ऐसे लगा रहता है, ठीक है। कोहरा मतलब उजला उजला धुनी लगा रहता है, उसको कोहरा बोलते हैं, ठीक है। ये कोहरा। जब इंडस्ट्री साइड जाइएगा ना तो उधर मतलब ना बहुत सारा इंडस्ट्री से धुआं ऐसे निकलते रहेगा। तो ये तो गर्म एरिया हो गया और ये ठंडा है, लेकिन ये जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो मिलता होगा ना, तो ये इधर से आए, तो जब ये दोनों मिलता है ना तो ये तो हो गया आपका कोहरा, यानी कि कोहरा जिसको आप फॉग बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका धुआं जिसको आप क्या बोलते हैं, स्मोक बोल ले। जब ये दोनों जहाँ पे मिलता है ना तो उसी को क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्मोग बनता है। तो ये स्मोग आपको एक्चुअली जनरली दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों मिलता है ना तो ये आपको कोहरा था दिखाई दे रहा था, धुआं दिखाई रहा था। जब ये दोनों मिल जाएगा ना तो एक्चुअली आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब एक न्यूट्रल तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा और यही पॉइंट पे जो होगा आपका स्मॉग बनेगा। समझ गए बात। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ हम लिख भी दिए कि जैसे कि फॉग और स्मोक मिल करके आपका स्मॉग बनाएगा। जैसे फॉग मतलब कोहरा और स्मोक मतलब आपका धुआं हो गया, इस मिल करके क्या तो स्मॉग बनाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए, कह रहा है कि एक तत्व कौन से हैं जो आपका कमरे के तापमान पर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। तो देखिए यहाँ पे तत्व बोल दिया है, तो तत्व यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। हालांकि धातु भी बोला रहता तभी भी ब्रोमीन ही होता है, लेकिन धातु बोलता तब आपका पारा मरकरी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जो आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसुलिन में जो आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। इंसुलिन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है इसमें। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये आपका यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका जनरली फीमेल में होता है और मिल्क के स्रावन करने में ये मतलब उपयुक्त होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, कह रहा है कि खसरा निम्न में से किसके कारण होता है। तो खसरा किसके कारण, देखिए खसरा जो होता है मतलब वायरस की वजह से खसरा आपका होता है, वायरस की वजह से खसरा होता है। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की वजह से बहुत सारे रोग होता है, टाइफाइड होता है, टेटनस होता है। तो ये सब मतलब किसकी वजह से होता है, तो ये जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन प्रोटोजिया की वजह से जो खास होता है ये आपका काला जड़ होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि इनमें से धमनी का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। तो सही बात है, जो धमनी का कार्य होता है रुधिर को मतलब जो रक्त होता है उसको हृदय से लेकर के और अंग में जगह जगह पहुंचाने का इसका कार्य होता है। अगला भी ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है कि ये यानी कि लाल रंग की होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ये सी में है कि इनमें रुधिर जो है दबाव के साथ धीरे धीरे नहीं, जब दबाव बढ़ जाता है तो वो फास्ट में चलता है, धीरे धीरे नहीं। तो यही आपका गलत है और क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा। और इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। धमनी की दीवार जो होता है ये मोटी होता है, तभी तो वो दाब को सह पाएगा और फास्ट में उसमें उसके अंदर रक्त चल पाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों आज पीडीएफ जो है ना मतलब पूरा परफेक्ट नहीं बन पाया है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे माता और पिता का जो है मतलब रक्त समूह दिया हुआ है, तो बच्चा का मतलब जो है रक्त समूह कौन जो है इसमें से नहीं बन सकता है। तो देखिए दोनों ओ रहेगा तो ओ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में आपका क्या है कि ए से कह रहा है ए बी बनेगा, नहीं ए से क्या बनेगा, तो ए से ए और ओ बनेगा। जबकि आपका बी से क्या बनेगा, तो बी और ओ बनेगा। और ए बी से क्या बनेगा, तो ए बी और ए बी बनेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन का फंडा होता है, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए और ए दिया हुआ है सिर्फ, तो इसके साथ भी ओ लगा दीजिए और इसके साथ, अब सबको एक दूसरे से गुना कर दिए, जो चीज़ें बना वही होगा। देखिए इसके साथ अगर इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए गुने ए कीजिएगा तो ए ही होगा, तो मतलब ए तो आपका ब्लड ग्रुप बन गया। उसके बाद ए से ओ में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, फिर से ए ही हो गया।
उसके बाद ओ से ए में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ए ही हो गया, और ओ से ओ में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब ए ही दिख रहा था, इसी को क्या बोलते हैं, ए और ओ बोलते हैं। इस तरीके से बन गया। एक और हम आपको बना देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब हम ए बी ले लेते, इसको ले लेते थे। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि इससे आप इसमें गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए से ए में गुना कीजिएगा तो ए ही बनेगा। उसके बाद ए से बी में गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। अब बी से, अब इसका टर्म लीजिए, ए से मतलब बी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये ए बी बन गया, और इस बी से बी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी ही बन गया। तो मतलब इस तरह से ए बी यानी कि ए बी और बी, इसी तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें था, यहाँ तो बी था ही नहीं इसमें पेरेंट में, तो बच्चा में कहाँ से आ जाएगा बी। अगर बी मतलब पेरेंट में जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, बच्चा में सिर्फ ओ आ सकता है, बाकी अदर चीज़ नहीं आ सकता है। अगला देखिए, जबकि यहाँ ये दोनों चीज़ें फुलफिल है तो यहाँ ओ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो कितना होता है, तो जी का वैल्यू जो होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है एफ इजिकल टू में यानी कि जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर होता है। ये किसी भी दो पिंड के बीच में लग सकता है, मतलब दो द्रव्यमान के बीच में ये चीज़ें, ये फोर्स जो है लगता है, जिसके बीच में आपका डिस्टेंस आर होना चाहिए, मास m1 होना चाहिए, इसका मास आपका m2 है। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो यही फोर्स है, और ये जी जो है मतलब इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दोनों मास का जो गुना करना पड़ेगा, और ये जो आपका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो एशिया कप का खिताब जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। दूसरे नंबर पर इसमें भारत रहा था। अगला जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कह रहा है कि 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ आपका ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये टोक्यो जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड में कौन कौन सा देश आता है एक बार मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। देखिए अगला जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बांगो सागर यानी कि बांगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो बांगो सागर जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है, और भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69 कह रहा है कि 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला। ठीक है, देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लिए यानी कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया। इसको ये हिंदी में लिखे थे गीतांजलि श्री, इसको इंग्लिश में जो मतलब कन्वर्ट किए हैं वो किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। तो दोनों आदमी को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। हिंदी में जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था यानी कि रेत समाधि, और इसको ये इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किए तो उसका नाम रख दिए सैंड ऑफ टॉम। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कारण निम्नलिखित में से किस भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन को चुना गया। अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कराए 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म किसे जो है यानी कि पाल्म डी ओर प्रदान किया गया। तो किसको मिला, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ट्रेंगल ऑफ सैडनेस को ये पुरस्कार मिला। और ये कहाँ पे हुआ था, यानी कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल, तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे, फ्रांस में। अगला देखिए, अगला जो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें 10 करंट अफेयर जो रहता है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके पास इकट्ठा हो जाएगा ना, बहुत आपको काम आएगा एग्जाम में, आप विश्वास कीजिए। देखिए कह रहा है कि मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समानता यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है। तो ये आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा मतलब ऐसा कहा गया है कि हमारे भी राज्य में अब जैसे क्या समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। तो इसको मतलब जैसे तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो रिटायर्ड जज है अभी रंजन गोगोई, उनकी अध्यक्षता में समिति के गठन किए हैं। और ये अभी लागू है किस राज्य में, तो ये आपका गोवा में लागू है। और ये आर्टिकल नंबर संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 में आता है समान नागरिक संहिता। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कह रहा है
कि चर्चा में रहा जो है यानी कि सिरपुरकर जांच कमीशन जो है किससे संबंधित है। तो जो सिरपुरकर जांच कमीशन जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जो नीचे है, मैं दिखाता हूँ। देखिए कह रहा है कि दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है और ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंधित ये मैटर था। अगला देखिए, अगला जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मई 2022 में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले यानी कि सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। तो मतलब कौन है, तो ऑप्शन आपका मतलब ये हो जाएगा देव सहायम पिल्लई हो जाएंगे। और ये किस राज्य से, तो तमिलनाडु से। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है कि मई 2022 में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। तो इनका नाम क्या है, तो यानी कि देव सहायम इनका नाम है पिल्लई और ये तमिलनाडु राज्य के। अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मई 2022 को किसे जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि निधि छिब्बर को नियुक्त किया। किसको, निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया। CBSE के जो है अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये हम आपको टेस्ट नंबर 15 जो है पूरा हम यानी कि टेस्ट नंबर जो 15 में क्या था, तो जो भी आपका GK प्लस में GS प्लस में करेंट जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो 75 इसमें आता है, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस पे आधारित है, वो हम आपको पूरा करा दी। अब आपका कल जो है टेस्ट नंबर आपको 16 हम लेकर के आएंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बिना टाइम पास किए हुए कम टाइम में हम आपको एक बेस्ट कंटेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। तो इसी नाम पर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, मन लगा के पढ़िए, तभी आपको एक सीट पक्का मिल पाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।